हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी से, जिसे हम कहेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर आप एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की न्यू एडिशन से पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये चैप्टर नंबर 65। वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ साथ मैंने इस चैप्टर को यहाँ पे कन्वर्ट किया है डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स के फॉर्मेट में, जिससे कि आप कम से कम टाइम में चीज़ों को रिवाइज कर सके और रिकॉल कर सके। तो अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो इसे आप टेलीग्राम चैनल से चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीबीआई की ओरिजिन देखते हैं। ओके, तो सीबीआई को आपने ऐसे ही सडनली नहीं बनाया है। अगर हम रूट या फिर स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो यहाँ पे एक ओल्डर बॉडी हुआ करती है, जिसे हम कहेंगे स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, जो कि आई थी 1941 में। तो अभी के लिए हम इसे बोलेंगे एसपीई। तो जहाँ पे भी मैं लेक्चर में एसपीई बोलूँ तो समझ जाना कि मैं स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, हमारी एसपीई का बहुत ही सिंपल काम था और लिमिटेड काम था। ये इन्वेस्टिगेट करती थी अगर कोई ब्राइबरी के मैटर्स हो या फिर करप्शन के मैटर्स हो, रिलेटेड टू क्या, रिलेटेड टू करप्शन इन वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट। अब ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड चल रहा है वर्ल्ड वॉर 2 का। समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे एसपी कंट्रोल किया जाता था इस टाइम के ड्यूरेशन में बाय वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ये वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट हुआ करता था जो कंट्रोल कर रहा था एसपी को उस टाइम में। तो अब वर्ल्ड वॉर 2 है, अब कभी ना कभी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म भी हुआ है बिल्कुल। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया तो वॉर तो खत्म हो गया, लेकिन जो हमारी करप्शन की प्रॉब्लम थी ना, ये करप्शन की प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। और तभी इसी वजह से जो गवर्नमेंट थी, इन्हें लगा कि ऐसी एक परमानेंट सेंट्रल एजेंसी होनी चाहिए जो इन्वेस्टिगेट करे करप्शन के मैटर्स को, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज करती है। और इसीलिए यहाँ पे ऐसा सोचा गया कि चलो यहाँ पे ना एक लीगल बैकिंग दी जाए। ठीक है, अब ये लीगल बैकिंग कहाँ पे आ रही है, तो देखो यहाँ पे एक लॉ लाया गया। उस लॉ को हम कहेंगे, ये देखिए यहाँ पे दिया है DSPE एक्ट ऑफ 1946। मतलब क्या, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो कंट्रोल था एसपीई का वो मूव किया गया वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट से होम डिपार्टमेंट में। समझ में आया। तो पहले की कंडीशन आपको याद है, यहाँ पे जो हमारा एसपीई है ऊपर जो हमने देखा था वो किसके अंडर था, यहाँ पे वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट्स के अंडर। अब इसे आपने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, होम डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं सीबीआई के बारे में फाइनली। तो सीबीआई को आपने यहाँ पे बनाया है 1963 में। ठीक है, और इसे बनाया गया था एक रिजोल्यूशन के थ्रू। तो एक रिजोल्यूशन लाया गया सीबीआई को बनाने के लिए, और ये रिजोल्यूशन लाया गया था हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। समझ में आया आपको। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो सीबीआई की बॉडी है, इसे कोई एक्ट के थ्रू आपने लाया नहीं है। ओके, तो आप ये बोलेंगे कि मैम फिर एसपीई का क्या हुआ, राइट, ये भी क्वेश्चन सही है। तो एसपीई यहाँ पे डिसअपियर नहीं हुआ है, ये फिर बाद में एक डिवीजन बन गया है हमारे सीबीआई का। ओके, सो लेटर द सीबीआई वॉज ट्रांसफर टू द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, PERSONNEL, यहाँ पे ये देखने लगा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की चीज़ें। ओके, तो ये पॉइंट प्लीज याद रखना कि देन लेटर आफ्टर सम टाइम द सीबीआई वॉज ट्रांसफर्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ओवर हियर। अब अगर स्टेटमेंट में आपको पूछे कि क्या सीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो नहीं, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। सीबीआई को आपने पार्लियामेंट के लॉ से नहीं बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे और एक पॉइंट रखना आप याद कि it derives its power from the Delhi Special Police Establishment Act of 1946। ठीक है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, लेकिन जब पावर को यूज करने की बात आती है तब ये
आता है अंडर DSPE एक्ट ऑफ 1946। ओके, तो आप ये कह सकते हो कि जो हमारा CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन बॉडी है जो सेंटर के लिए यहाँ पे काम करती है। इसका रोल क्या है? मेन रोल ये है कि हम प्रिवेंशन करेंगे किसका? करप्शन का, और हम मेंटेन करेंगे यहाँ पे इंटीग्रिटी को। ठीक है, तो मेन करप्शन क्या हुआ, अब मेन फोकस क्या हुआ? करप्शन और क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारा CBI है ये हेल्प करेगा हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि किस तरह से हमारा CBI का रोल आता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में, प्लस यहाँ पे ये लोकपाल में भी हेल्प करता है। ये हमने कल पेपर जो लेक्चर था हुआ था वहाँ पे देखा था। अब यहाँ पे मैं एक शॉर्ट आपको डिफरेंस समझाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन की बात चल रही है, तो यहाँ पे दो बॉडीज है, एक तो है हमारी NIA और दूसरी है CBI। तो इन दोनों के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम NIA के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसको क्रिएट किया गया था जब आपको याद होगा 2008 में हमारा मुंबई टेरर अटैक हुआ था, बहुत बड़ा वाला, राइट। तो इसके बाद हमें समझ में आ गया था कि टेररिज्म की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है हमारी कंट्री में, पर्टिकुलरली जो टेरर फंडिंग होती है वो भी। तो इसे देख के ही हमने फिर यहाँ पे NIA की यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट की थी। अब जो हमारा CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे अगर मैं एग्जैक्टली बोलूँ तो मोटे मोटे तौर पे ये करप्शन के बारे में चीज़ें देखेगा। इसके साथ साथ अगर कोई इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो रहे हैं तो उसकी रिलेटेड चीज़ें, प्लस अगर कोई सीरियस या फिर कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहा है तो वो सारी चीज़ें देखेगा। लेकिन यहाँ पे टेररिज्म की चीज़ें नहीं होती है। तो टेररिज्म के लिए हमारी बॉडी यहाँ पे NIA है। ठीक है, NIA का ये पॉइंट और CBI का ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैंने ऊपर आपको एक पॉइंट समझाया था कि जो पावर की बात जब आती है CBI के, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के, तो यहाँ पे ये अंडर काम करता है DSPE एक्ट ऑफ 1946 के। प्लीज़ ये पॉइंट आप याद रख लेना, क्योंकि अगर स्टेटमेंट में पूछे तो गलती नहीं होनी चाहिए। तो CBI यहाँ पे स्टेट के, इट कैन नॉट ऑपरेट इन अ स्टेट, ठीक है, विदाउट स्टेट गवर्नमेंट्स कंसेंट। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है यहाँ पे रेलवे एरियाज। ओके, सो हमने ये क्यों किया है? हमने ये इसलिए किया है क्योंकि हमें फेडरलिज्म को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे पॉइंट कौन से याद रखने हैं हमें, जल्दी से समरी कर लेते हैं। समरी में सबसे पहली पॉइंट कि ये अंडर DSPE एक्ट 1946 के अंडर आता है। CBI कैन नॉट एक्सरसाइज पावर्स इन अ स्टेट विदाउट अ कंसेंट। ओके, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्टेटमेंट में आपको पूछे दैट CBI कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स पावर इन अ स्टेट विदाउट अ कंसेंट, देन इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, एक्सेप्शन हमने देख लिया यहाँ पे कौन सा है, रेलवे एरियाज। ओके, ये हमने फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है, ये हमने देखा है। अब हम देखते हैं कि हमारे CBI का, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मोटो क्या है और मिशन क्या है, या फिर आप बोल सकते हो कि विजन क्या है। ठीक है, तो जब मैं मोटो की बात यहाँ पे करती हूँ तो यहाँ पे मोटो हमें ये बताता है कि इसकी कोर वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जब हम CBI की बात कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पे एक कीवर्ड मैंने यूज़ किया इंडस्ट्री का, यानी कि हार्डवर्क, डेडिकेशन। ठीक है, डेडिकेशन किसके थ्रू द इन्वेस्टिगेशन। तो CBI सीरियसली काम करें और डिलीजेंटली काम करें। इसके साथ साथ इम्पार्शलिटी, ये दूसरा कीवर्ड हो जाता है, जहाँ पे CBI शुड नॉट एक्ट अंडर पॉलिटिकल और द पर्सनल प्रेशर। समझ में आया? तो कोई बायस नहीं चलेगा और कोई फेवर भी नहीं चलेगा। तीसरा कीवर्ड यहाँ पे आता है इंटीग्रिटी का, यानी कि CBI के जो ऑफिसर्स है ये करप्शन में नहीं पाए जाएंगे, ये ऑनेस्टली और जो मॉरल ग्राउंड्स होता है उसके ऊपर रह के काम करेंगे। ओके, तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे CBI मस्ट वर्क हार्ड, रिमेन न्यूट्रल एंड स्टे ऑनेस्ट। ओके, अगर मिशन देखें हम यहाँ पे तो देखिए मिशन के बारे में क्या है। मिशन एक्सप्लेन करेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी ये एक्चुअली करती क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि CBI का काम है, CBI's वर्क मस्ट बी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ।
तो ये आर्बिटरी तो नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे दो की फंक्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला तो ये है कि आप इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन कीजिए, मतलब कि डिटेल्ड और प्रोफेशनल इंक्वायरी। इसके साथ साथ सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन का भी यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, जैसे कि आप इंश्योर करेंगे कन्विक्शन इन द कोर्ट्स। इसके साथ साथ हमारा सीबीआई एक्ट करता है एज ए गाइडिंग एजेंसी। गाइडिंग एजेंसी फॉर किसके लिए? जो हमारे पुलिस फोर्सेस होते हैं। तो गाइडिंग एजेंसी में आपके कुछ स्टैंडर्ड्स और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है वो सारी इंक्लूड हो जाती है। फिर यहाँ पे जो हमारी नोडल एजेंसी है ये दी गई है यहाँ पे मेन कोऑर्डिनेटिंग बॉडी के जैसे। तो जो हमारा सीबीआई है ये कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग स्टेट्स के बीच। इसके साथ साथ जो फॉरेन एजेंसीज होती है, पर्टिकुलरली जब हम लॉ एनफोर्समेंट की कोऑपरेशन की बात करते हैं तब भी यहाँ पे ये चीज़ें आ जाती है। अब हम सीबीआई के ऑब्जेक्टिव्स और विजन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा है कि जो भी मोटोस या फिर मिशन है, हमें ये तो समझ में आ गया है कि सीबीआई को डेवलप करना है प्रोफेशनलिज्म, ट्रांसपेरेंसी। इसके साथ साथ ये देखो फोकस ऑन प्रोफेशनलिज्म, ये हमने देखा लिया। यहाँ पे इसके साथ साथ यहाँ पे इनको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है। जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं सराउंडिंग में उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्टेबल रहना और टेक्नोलॉजिकली एडवांस रहना। तो ये भी इनका ऑब्जेक्टिव है। ये जो सारे पॉइंट्स है ये एक्सप्लेन करते हैं कि सीबीआई चाहती है कि फोकस रखे वो इन सारी चीज़ों के ऊपर इन द फ्यूचर। इसके साथ साथ यहाँ पे ये बात करते हैं फाइटिंग द करप्शन या फिर कॉम्बैटिंग द करप्शन, प्लस यहाँ पे जो इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं और वायलेंट क्राइम्स होते हैं वो भी। अगर ये सारी चीज़ें हो भी जाए तो केयरफुली इन्वेस्टिगेशन करना और स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन करना उन सारी चीज़ों का। इसके साथ साथ सीबीआई चाहती है कि ये अपनी सिस्टम को इम्प्रूव करे और अपनी जो प्रोसीजर्स है उसे भी इम्प्रूव करे, जिससे कि जो भी केसेस है जो लॉ कोर्ट्स में जाते हैं वो ठीक से जल्दी से हो सके। तो इम्प्रूव द सिस्टम, ये भी एक पॉइंट है। इसके साथ साथ सीबीआई यहाँ पे टैकल करते हैं क्राइम के रिलेटेड चीज़ें, स्पेशली जो टेक्नोलॉजिकली बेस्ड क्राइम्स होते हैं। इससे ये दिखता है कि जो हमारी मॉडर्न स्किल्स है इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो हाईटेक क्राइम्स ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। इसके साथ साथ जो हमारे सीबीआई है उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे टीम बिल्डिंग करने का काम या फिर फ्री कम्युनिकेशन का काम, म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करने का काम, तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। तो आप शॉर्ट में ये कह सकते हो इंटरनल वर्क कल्चर या फिर हेल्दी वर्क कल्चर यहाँ पे प्रमोट करना भी एक ऑब्जेक्टिव माना जाता है। प्लस यहाँ पे सीबीआई हेल्प करती है हमारी स्टेट पुलिस को। समझ में आया? जैसे कि जो बाकी के अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती है, पर्टिकुलरली अगर नेशनल कोऑपरेशन की बात करें या फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करें, पर्टिकुलरली इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड या फिर इंक्वायरी के रिलेटेड, तो ये भी चीज़ें यहाँ पे हमारा सीबीआई देखता है। अब ये एक लीड रोल प्ले कर रहे हैं जब हम बात करते हैं डूइंग द थिंग्स अगेंस्ट द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो सीबीआई का ये नीड है, सीबीआई का ये ऑब्जेक्टिव है कि ये लीड करे फाइट अगेंस्ट पर्टिकुलरली यहाँ पे जो नेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं वो। इसके साथ साथ जो ट्रांजैक्शनल ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि हमारा वॉर। ठीक है, तो ये सीरियस भी है, कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स की यहाँ पे ज़रूरत होती है। तो ये पॉइंट। फिर यहाँ पे अपहोल्ड करना राइट्स को। सीबीआई यहाँ पे ह्यूमन राइट्स, यहाँ पे देखिए ह्यूमन राइट्स, इसके साथ साथ जो एनवायरनमेंट्स, आर्ट्स या फिर कल्चरल हेरिटेज की चीज़ें होती है, यहाँ पे एथिकल प्लस कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाता है। यहाँ पे ये एनकरेज करते हैं साइंटिफिक थिंकिंग को, या फिर साइंटिफिक टेम्पर बोल लीजिए आप। साइंटिफिक टेम्पर का ये कीवर्ड हमने फंडामेंटल ड्यूटीज में भी देखा था, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो साइंटिफिक थिंकिंग, ह्यूमन वैल्यूज, क्वेश्चनिंग माइंडसेट्स, रिफॉर्मिंग ओरिएंटेड अप्रोच एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। प्लस आप स्ट्राइव करेंगे फॉर द एक्सेलेंस। ओवरऑल हमारा यही गोल है, हमें हाई प्रोफेशनलिज्म चाहिए जिससे कि सीबीआई हाई लेवल्स को अचीव कर सके। ओके, तो ये सारी बोल बच्चन की बातें हैं, लेकिन अगर आप कीवर्ड्स को याद रखोगे तो आप स्पेसिफिक वे में इसे लिख सकोगे। अब हम देखते हैं कि हमारे सीबीआई का स्ट्रक्चर क्या है, कंट्रोल कैसा है, या फिर कंपोजिशन किस तरह से होता है। अगर मैं यहाँ पे कंपोजिशन की बात करूँ तो सबसे पहले हम हेड से स्टार्ट करते हैं। सीबीआई जो है ये हेड किया जाता है बाय अ डायरेक्टर।
अब हेड कौन है हमारे सीबीआई के? डायरेक्टर है। तो ही और शी इज असिस्टेड बाय यहाँ पे स्पेशल और एडिशनल डायरेक्टर्स, और इनके नीचे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जेडी, यानी कि जो जॉइंट डायरेक्टर्स होते हैं, या फिर जो डिप्यूटी इंस्पेक्टर्स इंस्पेक्टर जनरल्स होते हैं, या फिर जो एसपी होते हैं यानी कि सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, और जो बाकी के यूजुअल पुलिस रैंक्स है, तो आप यहाँ पे पुलिस स्टाफ भी कह सकते हो, ये सारे यहाँ पे होते हैं। प्लस इनके साथ साथ एक नॉन ऑफिस एक्सपर्ट्स भी रहते हैं, जैसे कि जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट है, प्लस जो लॉ ऑफिसेस से आते हैं वो सारे। मतलब शॉर्ट में यही हुआ कि सीबीआई इज नॉट ओनली अ पुलिस बॉडी बट ऑल्सो अ टेक्निकल एंड लीगल। ठीक है, तो इसका एक डायमेंशन आप प्लीज याद रखिएगा। अगर मैं रोल की बात करूँ डायरेक्टर की और कंट्रोल की, या फिर आप बोल सकते हो सुपर इंटेंडेंट्स की, तो यहाँ पे जो डायरेक्टर होते हैं सीबीआई के, वो यहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के साथ होते हैं। मतलब जो डीएसपी हमने देखा था ना, डीएसपीई, तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ डीएसपीई यहाँ पे होते हैं। ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे है। अब यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट हमने कल देखा था लेक्चर में, आपको अगर याद हो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट ऑफ 2003। यहाँ पे इन्होंने बात की थी सुपर इंटेंडेंट्स ऑफ डीएसपीई विच वेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जनरल रूल यहाँ पे पता है क्या है? जनरल रूल यहाँ पे ये देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा सुपर इंटेंडेंट्स ऑफ डीएसपीई, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन होगा। एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है? देखो, अगर कोई ऐसे केसेस है जो कि आ रहे हैं अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, हमने ये देखा था, या फिर आप यहाँ पे सुपर इंटेंडेंस देख रहे हो जो वेस्ट करता है विद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो सीवीसी के साथ है, तो ये दो चीज़ें यहाँ पे एक्सेप्शन की जैसे काम करती है। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसका ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए थे लोकपाल एक्ट के द्वारा। ओके, सो लोकपाल एक्ट प्लस यहाँ पे लोकायुक्त एक्ट आया था। ठीक है, तो इसने अमेंड कर दिया हमारे डीएसपीई एक्ट को 1946 के, और फिर यहाँ पे जो हमारा सीबीआई है इसका कंपोजिशन बदल गया। ठीक है, तो कंपोजिशन यहाँ पे चेंज हो गया है। तो सबसे पहले अगर मैं अपॉइंटमेंट की बात करूँ यहाँ पे सीबीआई के डायरेक्टर की, तो यहाँ पे ये अपॉइंट होते हैं ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ 3 मेंबर कमिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट कमिटी में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो 3 मेंबर की यहाँ पे कमिटी है। अब यहाँ पे मेंबर कौन से हैं? पहले तो हमारे यहाँ पे आते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो कि होंगे हमारे चेयरपर्सन। फिर यहाँ पे ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन आते हैं जो कि होते हैं लोकसभा से। फिर यहाँ पे होते हैं हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज जो कि नॉमिनेट किए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये इंश्योर करता है इंडिपेंडेंस प्लस यहाँ पे जो हमारे सीबीआई की इंडिपेंडेंस है उसको। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का। इसका मतलब क्या हुआ? एक सेपरेट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन क्रिएट किया गया था जो कि हेड किया जाता है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के द्वारा। ठीक है, अमेंडमेंट की वजह से। अगर मैं इसकी फंक्शन की बात करूँ तो ये कंडक्ट करता है प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस लोकपाल का जो एक्ट है उसके अंडर। अगर मैं कंट्रोल की यहाँ पे बात करूँ तो ये काम करेगा अंडर सुपरविजन ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। ओके, और इनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीवीसी। ओके, अब ये तो पॉइंट हमने देख लिया प्रोसिक्यूशन हेड के अपॉइंटमेंट का, राइट। अब यहाँ पे हम एसपी का देख लेते हैं, एसपी और जो बाकी के एसपी के ऊपर की अपॉइंटमेंट है उसका। तो इनकी भी अपॉइंटमेंट यहाँ पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, प्लस यहाँ पे रिकमेंडेशंस लिए जाते हैं सीवीसी लेड कमेटी के द्वारा। सो जो रिकमेंडेशंस है ऑफ द कमिटी। अब यहाँ पे जो कमिटी है वहाँ पे कौन कौन से लोग हैं? तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने आपको बताया सीवीसी के चेयरपर्सन होंगे। इसके साथ साथ जो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं वो, यहाँ पे सेक्रेटरी होते हैं होम अफेयर्स के या फिर होम मिनिस्ट्री के बोल लीजिए, और सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के। ठीक है, सो पर्सनल यहाँ पे आ जाते हैं।
तो जो चेंज किए गए हैं हमारे DSPE एक्ट में, अमेंडमेंट एक्ट जो 2014 का आया था, इसके अमेंडमेंट में क्या याद रखना है, जो प्रॉब्लम थी वो एड्रेस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है व्हाट इफ देयर इज नो रिकॉग्नाइज LOP, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन अगर हो ही ना तो फिर क्या, ऐसा हुआ है पास्ट में, आपने देखा था कि हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन थे नहीं, तो तब क्या करें, तब यहाँ पे जो लीडर होंगे सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के, वो यहाँ पे लोकसभा में जो भी है वो यहाँ पे मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, इससे हम क्या कर रहे हैं, जो वैकेंसी है उसे प्रिवेंट कर रहे हैं सिलेक्शन कमेटी में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी चेंजेस हुए हैं वो हमने 2014 तक देखे। अब यहाँ पे 2021 में भी अमेंडमेंट हुआ था हमारे DSPE एक्ट में, जिसे हम कहेंगे DSPE अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। यहाँ पे पहले क्या हुआ करता था, अंडर CVC एक्ट 2003, ये हमने देखा था कल, CVC एक्ट ऑफ 2003, यहाँ पे जो फिक्स टेन्योर हुआ करता था वो 2 साल का था, पर फिर 2021 की अमेंडमेंट आती है और यहाँ पे टेन्योर 5 साल का किया जाता है। कंडीशंस यहाँ पे दी गई, जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन 1 ईयर एट अ टाइम यहाँ पे दिया गया, मैक्सिमम यहाँ पे 3 एक्सटेंशंस दिए गए, और जो टोटल टेन्योर है कैन नॉट एक्सीड द 5 ईयर्स, तो 5 साल तक ही ये रहेगा। एक्सटेंशन यहाँ पे आप पब्लिक इंटरेस्ट में देते हैं या फिर अगर रिकमेंडेशन मिली है ओरिजिनल सिलेक्शन कमेटी से तब ये चीज़ की जाती है। रीजंस करने के यहाँ पे रिकॉर्ड की जाते हैं राइटिंग में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। अब हम CBI के फंक्शंस को देख लेते हैं, ये भी बहुत ईजी है समझने में। सबसे पहले ये इन्वेस्टिगेट करते हैं करप्शन के मैटर्स को, ब्राइबरी को या फिर मिसकंडक्ट को, तो इट इज़ ओनली अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पे है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि ये इन्वेस्टिगेट करते हैं फिजिकल या फिर इकोनॉमिक लॉ के वायलेशंस को, जैसे कि लेट्स से कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कंट्रोल या फिर कस्टम और सेंट्रल एक्सरसाइज, इनकम टैक्स या फिर फॉरेन एक्सचेंज के जो रेगुलेशंस होते हैं ये सारे। तो इम्पॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये जो केसेस है ये तब लिए जाते हैं इन अ कंसल्टेशन विद द कंसर्न डिपार्टमेंट, अपनी मनमर्जी से काम नहीं करेंगे ये, दे विल वर्क विद द कंसर्न डिपार्टमेंट, देर उनका कंसल्टेशन लेके। ठीक है, और एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, अगर कोई डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट भी करता है तब भी। प्लस यहाँ पे ये इन्वेस्टिगेट करते हैं सीरियस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इकोनॉमिक केसेस तो हमने देख लिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब जो सीरियस नेचर के हो, जहाँ पे नेशनल या फिर इंटरनेशनल इम्पैक्ट महसूस हो रहा हो, या फिर ये कमिट जो चीज़ें हैं ये कमिट की जा रही है ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग्स के द्वारा, तब भी ये काम किया जाता है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की चीज़ें भी चल रही है, कोऑर्डिनेटिंग किसके साथ, जो एंटी करप्शन एजेंसीज है या फिर स्टेट पुलिस है उनके साथ। तो CBI यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग बॉडी की जैसा भी काम करता है, किस किस के बीच, लेट्स से कि यहाँ पे एक एंटी करप्शन एजेंसी है और यहाँ पे अलग अलग स्टेट की पुलिस है, तो इनके बीच यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग की बॉडी के जैसा यहाँ काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे पब्लिक इंपॉर्टेंट केसेस भी आ जाते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना, अगर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है तो CBI यहाँ पे टेक कर उस केस को ले सकते हैं इन अ केस ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस। इसके साथ साथ ये मेंटेन करते हैं क्राइम स्टैटिस्टिक्स या फिर जो क्रिमिनल इन्फॉर्मेशन होती है उसे भी, तो क्रिमिनल डेटा प्लस जो क्रिमिनल इन्फॉर्मेशन अगर उसे शेयर करना है वो भी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। यहाँ पे ये इनका जो नेचर या फिर स्कोप की बात करूँ CBI के काम का, तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब कौन सी अगर कीवर्ड के टर्म्स में बोलूँ तो यहाँ पे पुलिस भी है, प्लस लॉ की भी बातें चल रही है, प्लस हमने ऊपर देखा था फॉरेंसिक्स की भी बातें चल रही है, प्लस आप इकोनॉमिक केसेस भी देख रहे हो, तो देखिए कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो सही बात है, हम यही बोलेंगे कि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सही बात है। फिर यहाँ पे इनका फोकस होता है एंटी करप्शन के ऊपर। अब यहाँ पे लिमिट है वैसे, तो CBI नॉर्मली एंटी करप्शन के काम में कन्फाइन करता है अपने आप को, पर्टिकुलरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज़ और जो सेंट्रल PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे कवर हो जाती है। फिर बात आती है कन्वेंशनल क्राइम्स की, जैसे कि मर्डर या फिर रेप, इसे हम कहेंगे कन्वेंशनल क्राइम्स। तो CBI इन्वेस्टिगेट करते हैं ऐसे क्राइम्स को भी, किडनैपिंग वगैरह भी यहाँ पे आ जाती है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट रेफर करती है केस को या फिर डायरेक्ट
किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे है, ये आपको भूलना नहीं है। फिर यहाँ पे इंटरनेशनल रोल भी आ जाता है, जैसे कि सीबीआई एक्ट करता है एज ए नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल। ठीक है, ये पॉइंट प्लीज़ आप याद रखना। ठीक है, अगर किसी स्टेटमेंट में भी पूछे तो गलत नहीं होना चाहिए। तो फिर से रिपीट कर देती हूँ, सीबीआई एक्ट एज अ नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल इन इंडिया। तो सीबीआई ये एक इंडिया का ऑफिशियल लिंक है विद इंटरपोल। इंटरपोल के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो इट्स इंटरपोल विंग इज जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट से बिटवीन किसके किसके बीच। यहाँ पे लेट्स से इंडियन एजेंसीज है और यहाँ पे इंटरपोल के मेंबर्स हैं। तो उन दोनों के बीच काम जो है हमारा सीबीआई करता है। यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब सीबीआई की कुछ प्रायर परमिशन रिक्वायरमेंट्स होती है, उसे हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट वाज द रूल अर्लियर। क्योंकि पहले क्या हुआ था तभी समझ में आएगा, वो समझने के बाद ही समझ में आएगा कि अब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे पहले का रूल ये कहता था कि बिफोर स्टार्टिंग एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट लेट्स से ऐसे ऑफिसर है जो कि जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल के हैं, ठीक है, या फिर उसके ऊपर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या फिर अथॉरिटीज़ के इसमें काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले अर्ली यहाँ पे सीबीआई को प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता था सेंट्रल गवर्नमेंट का। समझ में आया। तो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के पास एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हुआ करता था। तो ये पहली की जो बातें हैं वो बता रही हूँ। फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने यहाँ पे 2014 में ये कहा कि ये जो रिक्वायरमेंट है प्रायर सैंक्शन की, ये इनवैलिड है। ठीक है, तो इस चीज़ को इन्होंने इनवैलिड बोल दिया। स्पेशली जब हम करप्शन के केसेस की बात करते हैं, पर्टिकुलरली अगर ऐसा कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट है जो कि आता है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो ये सारी चीज़ें इनवैलिड हो जाती है। तो जो ये आप प्रोटेक्शन दे रहे हो ये पूरा इनवैलिड है। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि सीबीआई, अभी की अगर बात करूँ तो सीबीआई को प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर इनको सीनियर ऑफिसर्स को पकड़ना हो या फिर इनके अगेंस्ट अगर कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह करनी हो। तो समझ में आया। तो ये एक चेंज यहाँ पे किया गया है करप्शन केसेस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, व्हाई डिड द कोर्ट स्ट्राइक इट डाउन। ये भी सही बात है। तो देखो, यहाँ पे हमने ऊपर एक एक्ट देखा था जिसे हमने कहा था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, राइट, DSPEA। अब यहाँ पे ये एक्ट है, ये प्रोटेक्ट करता है जॉइंट सेक्रेटरी प्लस जो उसके ऊपर के ऑफिसर्स है उसे। ठीक है, इवन यहाँ पे प्राइमरी इंक्वायरी भी नहीं होती है, तो यहाँ नहीं होती थी। तो यहाँ पे हमारे ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि ये जो चीज़ें आप कर रहे हो इससे आप वायलेट करते हो हमारे आर्टिकल 14 को। अब हमने आर्टिकल 14 पढ़ा है जो बात करता है राइट टू इक्वालिटी की। तो मतलब ये हुआ कि लॉ जो आपने यहाँ पे बनाया है ये अनइक्वल ट्रीटमेंट दे रहा है। तो जो ये एक्ट है आपका एग्जिस्टिंग, वो ये बता रहा है कि हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स है दे आर नॉट इक्वल टू द ऑर्डिनरी ऑफिसर्स। तो ये तो बात सही नहीं है। हमारा आर्टिकल 14 यहाँ पे वायलेट नहीं होना चाहिए, यही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बताया। अब सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग अगर बोलूँ मैं, तो यहाँ पे हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं, ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि करप्शन इज एन एनिमी ऑफ द नेशन। तो करप्शन हार्म करता है डायरेक्टली हमारी नेशन को। तो अगर कोई हाई रैंकिंग ऑफिसर्स भी है उनका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उनका स्टेटस या फिर पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकता कि उनको इम्यूनिटी मिले। बड़े ऑफिसर हुए तो क्या हुआ, अगर वो करप्शन करते हैं तो बिल्कुल उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। समझ में आया। सो करप्ट ऑफिसर्स आर द कॉमन क्राइम डूअर्स। सेम प्रोसेस जो होती है इंक्वायरी की, ये इनके ऊपर भी अप्लाई होनी चाहिए। तो अगर कोर प्रिंसिपल आपको मैं शॉर्ट में बताऊं तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि यहाँ पे इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ इन द करप्शन केसेस, ये यहाँ पे कोर प्रिंसिपल है। ठीक है, तो अगर फाइनल पोजीशन की बात करूँ तो आप जो सेक्शन 6A के अंडर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे इसको आपने नकार दिया, प्लस जो प्रायर परमिशन लेनी पड़ती थी इसको भी आपने सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। अब सीबीआई यहाँ पे डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट कर सकता है करप्शन के मैटर्स को, और
फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े ऑफिसर हो, अगर आपने करप्शन किया है, अगर आपने गलत काम किया है तो यहाँ पे आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक पॉइंट समझते हैं सीबीआई वर्सेस स्टेट पुलिस का। तो अगर मैं नेचर की बात करूँ इन दोनों के रिलेशनशिप की, तो ये सप्लीमेंट्री है। समझ में आया? तो कीवर्ड यहाँ पे क्या है, ये एक सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, यानी कि सपोर्टिंग रिलेशनशिप है। आप यहाँ पे किसी को रिप्लेस नहीं कर रहे हो, तो सप्लीमेंट्री यहाँ पे कीवर्ड बन जाएगा। तो हमारी जो स्टेट पुलिस होती है ये है यहाँ पे प्राइमरी एजेंसी, और जो हमारा DSPE है जो सीबीआई का डिवीजन है, वो स्टेप करता है यहाँ पे और सपोर्ट करता है, ओवरराइड नहीं करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारी फेडरल आइडिया के लिए। सीबीआई डज नॉट ऑटोमेटिकली डोमिनेट द स्टेट पुलिस। ओके, इनके जो पावर है ये कॉन्करेंट पावर होते हैं। मतलब ये हुआ कि दोनों भी यहाँ पे DSPE भी और जो स्टेट पुलिस है ये इन्वेस्टिगेट करेगी, प्रोसिक्यूट करेगी ऐसे ऑफेंसेस जो कि आते हैं अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। तो इस वजह से जो लीगली दोनों भी एक्ट करते हैं ऑन द सेम ऑफेंस। ओके, रिमेंबर दैट। प्लस यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, लेकिन क्या है प्रॉब्लम, जो सेम केसेस होते हैं ये दो एजेंसीज हैंडल कर रही है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट हो सकता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए एज अ सॉल्यूशन यहाँ पे बात की गई कि हमें क्लियर डिवीजन करना है काम का, एडमिनिस्ट्रेटिव काम, ठीक है, लीगल नहीं। ओके, अब यहाँ पे ये हमने पॉइंट देख लिया। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट को यहाँ पे देख लेते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट में यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ऐसे केसेस जो मेनली रिलेटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो DSPE यहाँ पे ऐसे केसेस को लेगा। तो DSPE या फिर हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेगा ऐसे केसेस को जो मेनली रिलेटेड करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अफेयर्स के बारे में, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज़ होती है उनके बारे में। ठीक है, इवन इफ अगर कोई कुछ सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है ये भी क्यों ना इन्वॉल्व हो, फिर भी की आइडिया क्या है कि यहाँ पे कौन यहाँ पे मेनली कंसर्न्ड है। ओके, इस पॉइंट को यहाँ पे देखा जाता है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है केसेस को, मेनली कौन से केसेस, ऐसे केसेस जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अफेयर्स के रिलेटेड हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जहाँ पे इन्वॉल्व हो तब। इवन इफ ऐसे कुछ केसेस हो सकती है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ क्यों ना इन्वॉल्व हो, पर यहाँ पे जो पॉइंट है वो यही है कि देखो, अगर जब आपको कन्फ्यूजन हो ना तब एक ही क्वेश्चन पूछना, हु इज मेनली कंसर्न्ड। जो मेनली कंसर्न्ड होगा वही यहाँ पे डोमिनेट करेगा। सही बात है। अब नेक्स्ट बात आती है कि ऐसे केसेस होते हैं जो इन्वॉल्व करते हैं सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग्स को। ठीक है, तो यहाँ पे DSPE या फिर जो CBI है ये इन्वेस्टिगेट करता है ऐसे केसेस को जो इन्वॉल्व करते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग्स को, या फिर जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है जो एस्टैब्लिश की गई है, फाइनेंस की गई है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसी बॉडीज़ को। यहाँ पे कोर अंडरस्टैंडिंग यही है कि लीगल पावर, जो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लीगल पावर की, तो ये कॉन्करेंट है। ओके, तो आपकी लीगल पावर यहाँ पे कॉन्करेंट है। प्रैक्टिकल वर्किंग ऐसी है कि हम डिवाइड कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स को, और गोल हमारा यही है कि हम जितना हो सके उतना अवॉइड करेंगे ओवरलैप को और रिस्पेक्ट करेंगे फेडरल बैलेंस को। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो डिसीजन बेसिस यहाँ पे आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।